कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिस पर बाकी लड़के हंस रहे होते हैं और उस पर पत्थर से मार रहे होते हैं, जिससे वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह थी। सब मुझसे नफरत करते थे, काश कोई एक भी होता जो मुझसे प्यार करता। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और दरवाजे को खोलता है और अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन उसकी मॉम बहुत गुस्से में उसकी ओर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्यों, तुम मेरी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम भी अपने फादर की तरह मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर आगे बताते हुए कहता है, उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। फिर हमें पास्ट की बातें बताई जाती हैं। उस दिन मैं अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल गया था। वहाँ डॉक्टर मेरी मॉम से किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस अपनी मॉम का वो डरावना चेहरा याद है। उस दिन के बाद मेरी तबीयत और ख़राब होती गई। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं अपने बाथरूम तक जाने के लायक नहीं रहा। तब वो समय आया जब मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता था। इसके बाद एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाथरूम तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही अपना पैंट गीला कर देता है। तब उसकी मॉम वहां आती है, लेकिन वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं इसे साफ कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद वो रोते हुए अपनी मॉम से कहता है, प्लीज़ मॉम, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर हमें आगे बताते हुए कहता है, उस दिन के बाद मैंने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फर्श पर पड़ा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब मेरे साथ कुछ अच्छा है होना है तो वो सिर्फ अगले जन्म में ही संभव है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैं अगले जन्म में नॉर्मल इंसानों की तरह रह पाऊं। इसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक गॉडेस होती है और उससे कहती है, प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब मेरे हाथों को पकड़ो यूजिन, अब तुम अपने दर्द से आज़ाद हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी अगली ज़िंदगी में खुशियाँ पाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मेरा जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा था, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, एक अमीर परिवार में होने के कारण किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत खुश था। तभी एक दिन मेरी सारी खुशियाँ बिखर गई। जब मैं 8 साल का था तब मेरी शरीर अचानक से अकड़ने लगा और उसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता था और कोई भी ट्रीटमेंट मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था। लगभग 5 सालों तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा और एक दिन मुझे अचानक से ऐसा लगा मेरी पुरानी जिंदगी, उस दुनिया की बुरी यादें और वो विजार्ड जिससे मैं मरने के बाद मिला था, मुझे पूरा यकीन है उसने ही मुझे यहाँ दोबारा भेजा, लेकिन मेरे साथ ऐसा दोबारा क्यों हो रहा है? तभी वो अपने बॉडी को देखता है और कहता है, मेरा शरीर इतना हल्का क्यों लग रहा है, क्या मेरी बीमारी ठीक हो गई? तभी वहाँ खड़ा नौकर रोने लगता है और कहता है, यंग मास्टर, आप ठीक हो गए। तब हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसने लगता है और कहता है, मैं चलने की कोशिश करना चाहता हूँ। तब वो नौकर कहता है, जब तक जरूरी होगी मैं आपकी सहायता करूँगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे अतीत और वर्तमान की जीवन की यादें ठीक हो गई और मेरे मन में जो सवाल थे वो वापस आ गए। आखिर क्यों होराइजन के क्रिएटर लॉर्ड फेलिन ने मुझे चुना? उन्होंने मुझे उस दिन क्या कहा था? उसके इरादे को समझने के बावजूद मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा जिसे लॉर्ड फेलिन ने मुझे फेलेविया परिवार के सबसे छोटे बच्चे के रूप में दिया है और अब से मेरा नाम यूजिन फेलेविया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूजिन को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसके अंकल कहते हैं, लगता है इस वाले अटैक में मैंने ज़्यादा ही ताकत लगा दिया। तब यूजिन कहता है, ये तो गलत है, ये वही है जो आप करना चाहते थे। तब उसके अंकल कहते हैं, तुम्हें रोने के बजाय काउंटर अटैकिंग पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम बिना कुछ किए ही हार जाओगे। तब यूजिन एक अनएक्सपेक्टेड अटैक करता है जिसे उसके अंकल को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तब उसके अंकल कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस तरह के जोखिम भरे अटैक बहुत रिस्की होते हैं। तब यूजिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बार भी हार गया। तब उसके अंकल
कहते हैं, लेकिन तुमने सच में अच्छा किया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं पाता। मैं तो बस वही सीखता था जो मुझे सिखाया जाता था। लेकिन यूजिन ये सब सुनकर बोर हो रहा होता है। अच्छा, शायद तब मेरी शारीरिक ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी कोई तुम्हारे जैसे लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता जो हाल ही में एक लाइलाज बीमारी से ठीक हुआ है। इसके बाद यूजिन कहता है, मैं वास्तव में पहले जैसा होने में बहुत मेहनत की। पहले तो चलना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता फाइनली मैं चलने के काबिल हो गया। मुझे लगता है अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, लेकिन मेरे भाई अभी भी मेरी चिंता करते हैं। तब उसके अंकल उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें दोबारा ठीक देखकर। तब यूजिन हमें बताता है, ये आदमी मेरे अंकल एडियर फेलेविया हैं। ये बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, जिन्होंने मेरे बीमार पिता और स्वार्थी माँ की जगह ली। 5 साल पहले ही मेरे अंकल इंडिपेंडेंट हो गए थे और कैपिटल में एक डॉक्टर की तरह काम करने लगे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मैं ठीक हो गया हूँ, वो जल्दी से यहाँ आ गए। इसके बाद यूजिन अपने अंकल से कहता है, मेरा ख्याल रखने के लिए आपको थैंक यू। तभी उसके पीछे से कोई कहता है, अरे देखो यहाँ कौन है। यूजिन और एडियर ऐसी दुर्लभ हस्तियाँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं। तब हमें बताया जाता है ये आदमी फैमिली काउंसिल का हेड है और इसका नाम एड्रिक फिलिविया है। तब उसके साथ आए दोनों लड़के आपस में कहते हैं, ये कितना अजीब है, और हंसने लगते हैं और कहते हैं, एक बीमार लड़का और एक भगोड़ा अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, मानो जैसे ये खुद को अभी भी फिलिविया फैमिली का मेंबर मानते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, देखो इन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड को गंदा कर दिया और इन्हें इसका थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा। तब काउंसिल हेड कहते हैं, बस इतना काफी है। भले ही वो लोग ऐसे हैं, लेकिन वो अभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम दोनों को उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब यूजिन के अंकल एडियर कहते हैं, हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, हम साफ सफाई करेंगे और बाहर चले जाएंगे। तब काउंसिल हेड कहते हैं, ये तुमने सही कहा। वैसे बहुत समय हो गया एडियर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी तलवार चलाते होगे। इसके बाद हमें यूजिन के अंकल का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ कोई एडियर को एक थप्पड़ लगा कर कहता है, तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम अपने भाइयों की तरह क्यों नहीं बन सकते। यहाँ तक जो बच्चे तुमसे छोटे हैं वो भी तुमसे आगे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती यह सोचकर भी कि कोई तुम्हारे जैसा मेरा बेटा है। ये मेरे लिए शर्म की बात है, नहीं बल्कि तुम पूरे परिवार पर एक कलंक हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तब काउंसिल हेड कहते हैं, क्योंकि तुम अपने फादर से डांट सुनते हुए बड़े हुए हो और तुम्हारा भाई भी मर गया और तुम भागकर कैपिटल चले गए, तो मुझे लगा कि तुमने तलवारबाजी छोड़ दी होगी, लेकिन तुमने तो हार नहीं मानी। देख पा रहा हूँ कि तुम में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। कहीं तुमने अपना ओरिजिन का खुलासा तो नहीं किया है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने ऐसा ना किया हो। तब यूजिन के अंकल कहते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ बस एक डॉक्टर की तरह जी रहा हूँ। तब यूजिन अपने मन में कहता है, वो सब इस तरह हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं और मैं अपनी इंसल्ट सुन क्यों रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है ये सब मेरी पास्ट की मेमोरी की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी से इन सब चीज़ों का क्या लेना देना। इस पूरे टाइम वो दोनों लड़के उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यूजिन उठता है और उनमें से एक को जोरदार पंच मारते हुए कहता है, लेकिन मुझे अपनी पिछली जिंदगी से यादों से कुछ लेना देना नहीं। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर यूजिन उस लड़के को मारते हुए बोल रहा होता है, उन शब्दों को वापस लो जो तुमने मेरे अंकल को कहा। फिलिविया फैमिली के असली कचड़े तुम लोग हो। और उसे अपनी पास्ट लाइफ की सभी चीजें याद आ रही होती हैं। तभी काउंसिल हेड अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, जिससे यूजिन पीछे हट जाता है। तब उसके अंकल उसके आगे आकर कहते हैं, काउंसिल हेड ये बच्चों की फाइट है, अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखिए। तब काउंसिल हेड गुस्से में यूजिन से कहते हैं, तू बदतमीज लड़के, तू आखिर में ये कर क्या रहा है? तुझे क्या लगता है तू अब इतनी आसानी से बच जाएगा? तब यूजिन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरे अंकल की इंसल्ट की, इसलिए मैंने अपने सम्मान के लिए ये सब किया। अगर ये गलत है तब भी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। तब काउंसिल हेड अपनी स्वॉर्ड वापस रखते हुए कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम अपने डैड पर गए हो, लेकिन तुम अपनी मदर की ब्लड लाइन को छिपा नहीं सकते। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मैं ये सब कुछ सब हेड ऑफ द फैमिली को बताऊंगा। तब यूजिन घबराते हुए कहता है, सब हेड ऑफ फैमिली? वो तो मेरा बड़ा भाई है।
जो बहुत डरावना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कहता है, यूजिन क्या हंगामा मचा कर रखा है, मुझे नहीं लगता कि तुम हाल ही में मेरे बीमार रहे थे। तब यूजिन कहता है, मुझे माफ कर दें। तब हमें यूजिन के बड़े भाई के बारे में बताया जाता है। यह आदमी यूजिन का सबसे बड़ा भाई है और इसका नाम हिंडेल फेलेविया है। मेरे फादर के जगह पर काम करते हुए यह फेलेविया क्षेत्र पर राज करता है और परिवार का सब हेड के रूप में भी काम करता है। इसके बाद हिंडेल अपनी जगह पर उठते हुए कहता है, ग्रेट अंकल आज फैमिली काउंसिल में आए थे और इस मामले के पीछे मेरी सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने भाई बहनों को नहीं संभाल सकता तो वो शासन करने की योग्य नहीं। ये सुनकर यूजिन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बड़ी बन जाएगी। मैं बड़ों को सब कुछ ठीक से समझा दूंगा, वो लोग इसे सुनने के बाद जरूर भरोसा करेंगे। तब उसका बड़ा भाई उसके सामने आकर कहता है, चुप हो जाओ, बात यहाँ सही और गलत की नहीं है, बात ओहदे की है। एड्रिक फेलेविया परिवार के एक अच्छे ओहदे पर है। इसके बाद यूजिन रोने लगता और कहता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। चाहे जो भी हो, मुझे फाइट नहीं करनी चाहिए था। मैं भूल गया था कि मैं अब एक बच्चा नहीं रहा जो कोई भी गलती कर सकता है। गुस्से के कारण परिवार के लिए एक परेशानी खड़ा करना। अगर मेरा भाई इस बात से और गुस्सा हो गया तो मैं क्या करूँगा। तभी उसका बड़ा भाई यानी हिंडेल कहता है, यूजिन तुम्हें क्या लगता है जब ग्रेट अंकल मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे तो मैंने क्या कहा होगा। तब यूजिन रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। तब उसका बड़ा भाई कहता है, मैंने उसे अपना मुंह बंद करने को कहा। ये सुनकर यूजिन चौंक जाता है और कहता है, क्या। तब उसका बड़ा भाई कहता है, मैंने उन सब से कहा अगर किसी ने एक बार और मेरे भाई की इंसल्ट करने की कोशिश की तो अगली बार उसे मेरे शॉट का सामना करना होगा। यूजिन मुझे चिंता थी कि तुम इतने लंबे समय तक बीमार रहने के बाद दूसरों से डर सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। इसलिए कभी डरना मत और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। याद रखना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर यूजिन के खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद वो अपने बड़े भाई को गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे रोक देता और कहता है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा। क्या मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं कहा था कि अंकल एटियर के साथ कोई जुड़ाव मत रखना। मुझे पता है कि तुमने अंकल को अपना आदर्श माना है, लेकिन उनके साथ अब जुड़ाव रखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद यूजिन अपने मन में कहता है, यहाँ तक मेरा बड़ा भाई भी, आखिर सब लोग अंकल एटियर से इतना नफरत क्यों करते हैं। तभी उसका बड़ा भाई डरावने तरीके से कहता है, और सबसे जरूरी बात, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। इसके बावजूद तुमने अंकल के साथ डुएल किया और फाइट भी, तो इसके लिए तुम अब 1 महीने के लिए कमरे में बंद रहोगे। तब यूजिन अपने कमरे में चिल्ला कर कहता है, 1 महीना ये बहुत ज्यादा है। तब उसके पीछे खड़ा सर्वेंट कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम्हें अपने परिवार के सदस्य पर हमला करने के लिए सिर्फ इतना ही सजा मिला है। तब यूजिन कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा। मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुआ हूँ और जैसे ही ठीक हुआ मुझे यहाँ कैद में डाल दिया गया। इसके बाद नौटंकी करते हुए कहता है, चलो बस थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तब सर्वेंट कहता है, नहीं, मुझे अगर ऐसा लगा कि तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बारे में सोच भी रहे हो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तब यूजिन खुश होते हुए कहता है, ठीक है, तुमने कहा अगर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया तब तुम कंप्लेन करोगे। तब सर्वेंट कहता है, नहीं, अगर तुमने शॉट उठाया तब भी मैं तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगा। तब यूजिन कहता है, तुम बहुत बुरे इंसान हो। जो भी हो, अगर तुम इस तरह से काम करने जा रहे हो तो मेरे पास एक प्लान है। तब वो सर्वेंट परेशान होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब यूजिन कहता है, तब मैं मैजिक सीखूंगा और लॉर्ड फेलिन की तरह एक महान जादूगर बनूंगा। तब वो सर्वेंट सोचते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैजिक के बारे में पढ़ना ये खतरनाक तो नहीं होगा। तब मैं अपनी आंखें कुछ टाइम के लिए बंद कर लूंगा। तब यूजिन उसे धन्यवाद करते हुए कहता है, मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। फिर अपने मन में कहता है, मेरी जिंदगी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वो अपने पास्ट लाइफ को कहता है, गुड बाय मेरे पास्ट। हालांकि अभी तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया आखिर लॉर्ड फेलिन ने मुझे क्यों चुना, लेकिन मैं वादा करता हूँ जो जिंदगी तुमने मुझे दी है मैं इसे
हम दोनों के लिए जीऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई यूजिन के फोटो को देखते हुए कहता है, डार्कनेस से भी भयानक 5 साल बिताने के बाद भी तुम्हारा लाइट फीका नहीं हुआ, ठीक मुझसे उल्टा, जिसकी लाइट समय के साथ फीकी पड़ गई। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। शुरुआत में यूजिन अपने मन में कहता है, लगता है कि जादूगर बनना ही मेरी किस्मत में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूजिन ने मैजिक से एक स्ट्रिंग को बनाया होता है और एक बुक को पढ़ते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बुक में बताया गया है। ये जरूर मैजिक का फाउंडेशन होगा, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अब आगे क्या करूं? जादू सीखने के चक्कर में मैंने फिलेविया लाइब्रेरी में रखी लगभग सभी किताबों को पढ़ लिया है, लेकिन इस बुक का पार्ट 3 कहाँ है? ये बुक लगभग 200 साल पुरानी है, उन्हें कम से कम इन सबको यूनिफाई तो करना चाहिए था। मैं अब क्या करूं? ये लाइब्रेरी तो सेकेंड हैंड बुक स्टोर से भी ज्यादा खराब है। इस तरह तो मैं पूरी जिंदगी में जादू नहीं सीख पाऊंगा। क्या मुझे अपने बड़े भाई से एक मैजिक टीचर को बुलाने को कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर मना कर देगा। और सच्चाई तो ये कि अगर मैंने किसी तरह अपने भाई को मना लिया तो यहाँ जादूगर भी बहुत कम है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि जब यूजिन 5 साल का था तो वो एक मैजिक शो देखने गया होता है। वहाँ एक ब्लैक स्मिथ अपने हैमर से एक स्वॉर्ड को पीट रहा होता है, जिससे चिंगारी निकल रही होती है और सभी लोग उसे मैजिक समझ रहे थे और उसकी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन यूजिन ये सब देखकर बहुत निराश हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है, क्या उस दिन वो आदमी सच में जादू कर रहा था या नहीं? काश मैं किसी असली जादूगर से सीख पाता। तभी उसके पीछे से उसके अंकल एडियर उसे बुलाते हैं और यूजिन से कहते हैं, तुम भी यही हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब यूजिन अपनी मैजिक दिखाते हुए कहता है, ये देखिए अंकल, मैं यहाँ मैजिक सीख रहा हूँ। तब उसके अंकल कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम्हें तो जादू भी आता है। तभी वहाँ एक मेज आती है और यूजिन से कहती है, हेलो, क्या तुम भी जादू करना जानते हो? तब यूजिन के अंकल उस मेज को यूजिन के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये मेरा सबसे छोटा भतीजा है, मैंने इसके बारे में तुम्हें कई बार बताया है। तब यूजिन कहता है, हेलो, मेरा नाम यूजिन फिलेविया है। तब उसके अंकल उस मेज के बारे में यूजिन को बताते हुए कहते हैं, ये प्रोफेसर इंस्टीन है जो यहाँ मैजिक के स्कूल से आई हैं और मैं इन्हें लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ। तब प्रोफेसर यूजिन से कहती हैं, हेलो, मेरा नाम इंस्टीन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब यूजिन अपने मन में कहता है, तो ये एक मैजिक टीचर है। तभी प्रोफेसर कहती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि तुम एक मेज हो, तो तुमने जादू कब सीखा? तब यूजिन कहता है, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सीखा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और प्रोफेसर कहती है, क्या तुमने आज ही मैजिक पढ़ना शुरू किया है? तब यूजिन नर्वस होते हुए कहता है, दरअसल कल मैंने एक परेशानी खड़ा कर दी थी, जिसके वजह से मैं कुछ दिन तक बाहर नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा कि इस खाली टाइम में मैजिक ही सीख लेता हूँ। तब प्रोफेसर कहती हैं, तो फिर तुम्हारा मैजिक टीचर कौन है? तब यूजिन कहता है, ये सब मैंने खुद इस बुक से सीखा है। ये सुनकर वो प्रोफेसर बिल्कुल शौक में चली जाती है और कहती है, क्या तुमने ये सब खुद ही एक किताब से सीखा है और एक स्ट्रिंग भी बना लिया? ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी छोटे बच्चे ने खुद से किताब पढ़ना सीख लिया। क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है? मैं तुम्हारे इस टैलेंट को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इससे यूजिन मान जाता है और उसके साथ एक बेड के पास चला जाता है। फिर प्रोफेसर यूजिन का हाथ पकड़ लेती हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है, इस दुनिया में जादू स्ट्रिंग से किया जाता है। जब एक जादूगर एक साथ 6 मजबूत स्ट्रिंग और एक कमजोर स्ट्रिंग को बजाता है, तब जादू का अनुभव होता है और किसी जादूगर की ताकत इस पर निर्भर करती है कि वह कितने स्ट्रिंग को अच्छी तरह से संभाल सकता है। और ये बच्चा जिसने जादू अभी अभी सीखा है, वो मेरे साथ कॉम्पीट कर पा रहा है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। यूजिन के पास एक खास टैलेंट है जिसे एब्सोल्यूट सेंस कहते हैं, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यूजिन खुद जादू की किताबों को पढ़ सकता है और समझ सकता है। इसके बाद प्रोफेसर यूजिन से कहती है, तुम एक चमकते तारे की तरह हो। ये सुनकर यूजिन कुछ समझ नहीं पाता। तभी प्रोफेसर यूजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए अजीब तरीके से कहती हैं, तुम्हें मैजिक स्कूल में आना चाहिए। तब यूजिन कहता है, आपका धन्यवाद टीचर, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरा कोई सपना सच हो गया हो, लेकिन मुझे पहले किसी की परमिशन लेनी होगी। तब प्रोफेसर कहती है, किसकी परमिशन? और तुम इसकी चिंता मत करो, किसी गार्डियन को मनवाना एक टीचर की बेसिक स्किल होती है। तब यूजिन खुश होकर कहता है, सच में टीचर आप बहुत अच्छी हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है, जो प्रोफेसर को मना कर देता है और यूजिन से कहता है, अपनी गलतियों की भरपाई करने के बजाय तुम भाग गए और मैजिक भी सीख
सीखना शुरू कर दिया। और ऐसे बेवकूफों वाले थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर कर दो। तुम फेलेविया फैमिली के वंशज हो, तुम्हारा जन्म तलवारबाजी के लिए हुआ है। और अगर तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर कोई और चीज करना चाहते हो तो अपने अंकल को याद कर लो जो अपने परिवार को छोड़कर भाग गए, इसलिए उन्हें कभी भी इज्जत नहीं मिली। तब प्रोफेसर कहती है लेकिन फैमिली हेड यूजिन के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। तब यूजिन का बड़ा भाई कहता है ये तो नॉर्मल बात है कि मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर यूजिन का भाई कहता है आपको क्या लगता है मैं अपने भाई को कब से जानता हूँ? वो बचपन से ही बहुत तेज था और चीजों को आसानी से समझ जाता था। मैं भी इसके कारनामों को देखकर कई बार चौंक जाता हूँ। इस तरह आपकी यूजिन की तरफ आकर्षण को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये सब सुनकर यूजिन शर्मिंदा हो रहा होता है और अपने टीचर से कह रहा होता है इन सब बातों पर ध्यान ना दे टीचर। इसके बाद आगे उसका भाई कहता है अपने असीमित टैलेंट के बावजूद एक बीमारी के वजह से उसने अपने पूरा बचपन को एक बेड पर बिताया, तो मैं उसके अलग अलग चीजों को जानने की इच्छा को समझ सकता हूँ। फिर भी इसे फेलेविया परिवार के कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकता और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं बाहरी लोगों का दखल नजरअंदाज कर दूं। तब प्रोफेसर कहती है फैमिली हेड मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन यूजिन के जादुई टैलेंट को भी इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब हिंडल जो यूजिन का बड़ा भाई है वो कहता है अगर आप इस पर इतना ही दबाव दे रही हैं तो मैं यूजिन के उस टैलेंट को देखना चाहूंगा। तब प्रोफेसर कहती हैं उदाहरण के लिए आपकी तलवारबाजी की स्किल जिसके लिए आप पूरे राज्य में एक जीनियस के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन आपकी तलवारबाजी की स्किल यूजिन के मैजिकल टैलेंट्स के आगे फीके पड़ जाएगी। ये सुनकर यूजिन को भी खुद पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन इसे सुनकर जूलिया जो हिंडल के लिए काम करती है वो गुस्से में कहती है तुम एक नॉर्मल मेज आखिर फैमिली हेड के बारे में क्या जानती हो? तब हिंडल कहता है शांत हो जाओ जूलिया, वो हमारी गेस्ट है। फिर प्रोफेसर से कहता है ठीक है मैं अपने भाई के प्रति आपकी उम्मीदों की सराहना करता हूँ, लेकिन आपने मुझे कोई भी ऐसी सबूत नहीं दिया। आखिरकार आप यूजिन को सिर्फ कुछ ही घंटों से जानती है। तो प्रोफेसर कहती हैं मैं किसी भी बुरे व्यवहार के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन क्या हेड की प्रतिभा ऐतिहासिक रूप से बेमिसाल नहीं है? तब यूजिन का भाई कहता है होराइजन के इतिहास की तुलना में ऐसा सोचना सही है, लेकिन इतिहास को ऐसे सामने लाना सही नहीं है। तब प्रोफेसर कहती है नहीं ये बिल्कुल गलत नहीं है। वर्तमान में मैजिक स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मिथिकल टैलेंट है। उसे फेलिन का 13वां डिसाइपल भी कहा जाता है। जिसे नहीं पता फेलिन वही जादूगर है जिसने यूजिन को दोबारा रिइंकार्नेट किया था। इसके बाद प्रोफेसर कहती है यूजिन के टैलेंट को देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यूजिन उसके टक्कर का है। ये सुनकर यूजिन और उसका बड़ा भाई दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन यूजिन कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। फिर हिंडल कहता है अगर आप यूजिन के बारे में इतना कॉन्फिडेंट है तो यूजिन तुम बताओ आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तब यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है हालांकि मुझे दोनों चीजें चाहिए, लेकिन मैजिक सीखने के लिए मुझे मैजिक स्कूल जाना होगा और तलवारबाजी सीखने के लिए मुझे घर पर ही रहना होगा। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, जब से लॉर्ड फेलिन ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है तभी से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक जादूगर बनूंगा। और अपने बड़े भाई से कहता है मैं मैजिक स्कूल जाना चाहूंगा, लेकिन मैं स्वॉर्डमैनशिप को भी नहीं छोड़ूंगा। तब उसका बड़ा भाई कहता है तो ठीक है अगर तुम एक मेज बनना चाहती हो तो जाओ, लेकिन इसे प्रूव करो वो भी 1 महीने में, और मैजिक स्कूल में जाने वाली सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करो। अगर फेल हुए तो भूल जाना कि तुम कभी मैजिक स्कूल में जाने वाले थे। फिर हमें बताया जाता है कि नॉर्मली मैजिक स्कूल में जाने के लिए 10 साल लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में टैलेंट है तो तुम इसे कर लोगे। ये सुनकर यूजिन बहुत खुश हो जाता है और अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर कहता है थैंक यू बड़े भाई, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तब हिंडल अपने मन में कहता है क्या ये समझ भी रहा है ये किस चीज पर एग्री कर रहा है? इनडायरेक्टली मैं इसे मना कर रहा हूँ। इसके बाद यूजिन अपने टीचर के पास जाकर हंसने लगता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है बहुत समय पहले जब इस जमीन पर सिर्फ वॉर होती थी, तब इस दुनिया की पहली इमेज लॉर्ड फेलिन ने वॉर को खत्म किया और अपने मैजिक से मॉन्स्टर को इस जमीन से दूर भेज दिया। तब ये जमीन खाली हो गई, लेकिन लॉर्ड फेलिन को अचानक से एक दिन अकेलापन महसूस हुआ। तब उन्होंने आसमान से 12 सितारों को चुना और उन्हें अपना डिसाइपल बना लिया। फिर उन्होंने एक साथ मिलकर जमीन पर जीवन बनाया। इसलिए आज की दुनिया
इतना शांत और सुंदर है। लेकिन ये स्टोरी सुनकर यूजिन को नींद आ रही होती है। तब प्रोफेसर कहती हैं, क्या ये कहानी बोरिंग थी? तब यूजिन कहता है, नहीं, मुझे तो बस ऐसे ही नींद आ गई थी। तब प्रोफेसर कहती हैं, यूजिन, लॉर्ड फेलिन की कहानी सुनकर तुम्हें क्या लगा? तब यूजिन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, ये कहानी बहुत शांत और सेंटिमेंटल लगती है। तब प्रोफेसर कहती हैं, सही कहा, ये एक अच्छा आंसर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक मेज की तरह सोच कर देखो। जिसे हम गॉड की रचना मानते हैं वो असलियत में मैजिक भी तो हो सकता है। यानी स्ट्रिंग ही किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो इसे जितनी अच्छे से कंट्रोल करता है वो उतना ही ताकतवर होता है। इसके इस्तेमाल से ही हम जल, अग्नि, वायु, बिजली और जीवन, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया बना सकते हैं। एक साधारण जादूगर से लेकर लॉर्ड फेलिन तक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और तुम्हारे अंदर इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने की अद्भुत शक्ति है। अब बस ये देखना बाकी है कि तुम कितने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। तब यूजिन दुखी होते हुए कहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तब प्रोफेसर कहती हैं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। सभी लोग शुरुआत में एक ही इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं और तुम्हें मैजिक स्कूल में जाने के लिए सिर्फ 4 इंस्टिंक्ट की जरूरत है। लेकिन सभी लोगों के इंस्टिंक्ट पाने की क्षमता पहले से ही फिक्स होती है। ये सुनकर यूजिन बहुत डरने लगता है। तब प्रोफेसर कहती हैं, तो चलो चेक करते हैं कि तुम्हारी लिमिट क्या है। इसके लिए मैं ये मेजरिंग डिवाइस लाई हूँ। तब यूजिन कहता है, तब क्या होगा टीचर अगर मेरे पास कम स्ट्रिंग हुए तो? इसके बाद टीचर कहती हैं, तब भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। स्ट्रिंग की संख्या जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी स्ट्रिंग आती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे किस तरह यूज करते हो। चलो अब जल्दी से चेक करो। तब यूजिन उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी मैजिक स्टिंग को अपने मन में इमेजिन करता है। तब उसकी सभी बुरी यादें उसके सामने आने लगती हैं और इस पूरे टाइम उसका पूरा शरीर चमक रहा होता है। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो चिल्ला कर कहता है, सिर्फ एक स्टिंग, और बहुत डरते हुए अपने टीचर की ओर देखता है। तब उसकी टीचर कहती हैं, हेवन ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मुझे माफ करना यूजिन, मैं तुम्हें छोटी उम्मीद नहीं देना चाहती, इसलिए सिर्फ एक स्टिंग के साथ तुम मैच नहीं बन सकते। इसके बाद दिखाया जाता है यूजिन बारिश में भीग रहा होता है और रोते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना लॉर्ड फेलिन, मैं आपके किसी काम का नहीं। तभी वहाँ उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी तो आज पहली मैजिक क्लास थी। लेकिन यूजिन कुछ नहीं कहता और उन्हें पकड़कर रोने लगता है। तब उसके अंकल उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ मुझे बताओ। तब यूजिन रोते हुए कहता है, अंकल मैं मेज नहीं बन सकता, अब मैं क्या करूंगा? तब उसके अंकल कहते हैं, मुझे नहीं पता ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन ये बहुत जल्दी कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास एक पूरा महीना है। तब यूजिन कहता है, लेकिन एक महीना काफी नहीं है, मैं केवल एक स्टिंग के साथ मेज नहीं बन सकता। तब उसके अंकल कहते हैं, देखो मुझे नहीं पता कि मैजिक कैसे करते हैं और ये कितना हार्ड होता है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा ठीक होना भी एक मैजिक ही था और तुम्हारे लिए एक और मैजिक करना इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे एक महीना कुछ पाने के लिए बहुत कम है, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तब यूजिन कहता है, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब उसके अंकल अपने मन में कहते हैं, मेरे बिना एडवाइस के भी तुम यही करते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता और प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कहती हैं, एक स्ट्रिंग के साथ मेज बनने का तरीका। तब यूजिन कहता है, हाँ बिल्कुल, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। तब टीचर कहती हैं, एक टीचर होने के कारण मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये इम्पॉसिबल है। तब यूजिन कहता है, अच्छा ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितना हार्ड है, मेरे पास पूरा एक महीना है, मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहूंगा। ये सुनकर टीचर भी मोटिवेट हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैजिक करने के लिए 4 स्टिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे कम होने पर तुम मैजिक नहीं कर सकते। तो सिंगल स्टिंग से मैजिक करने का आसान तरीका ये है कि तुम एक स्टिंग को 4 स्टिंग की तरह यूज करो, और इसका तरीका तुम्हें खुद ही खोजना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि यूजिन मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो स्टिंग टूट जाता है। तब यूजिन कहता है, एक और फेलियर, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, क्या इसका कोई मतलब भी है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी हाथी को फ्रिज में रखना। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे फोकस करना होगा। टीचर ने कहा था सिर्फ एक यही रास्ता है। तभी उसके पीछे से वही दोनों लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है, कोई इसे चुप कराओ, ये बहुत आवाज कर रहा है। तब दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम एक स्टिंग से मैजिक करना चाहते हो? और हंसने लगता है। तब यूजिन कहता है, क्या तुम दोबारा पिटना चाहते हो?
तब वो दूसरा लड़का गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, उस दिन तुमने मुझे धोखे से मारा था, अगर वो एक प्रॉपर बैटल होती तो तुम उस दिन मारे जाते। तब यूजिन कहता है, अच्छा अगर तुम इतने ताकतवर हो तो तुम असली का फाइट क्यों नहीं करते। तब वो लड़का कहता है, हम यहाँ इसीलिए आए हैं। तब यूजिन कहता है, क्या तुम सच में लड़ने आए हो। तब वो लड़का कहता है, नहीं मैं वो बच्चों की तरह नहीं लड़ने आया, चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो ज्यादा डिमोनिक बीस्ट को मारेगा वो जीत जाएगा। तब यूजिन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, डिमोनिक बीस्ट को मारना इतना आसान नहीं होता। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है। तब यूजिन कहता है, ये डरने के बारे में नहीं है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तब उनमें से एक कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें एक दिन तो ये करना ही है, तो अभी क्यों नहीं। तब दूसरा लड़का कहता है, इसे छोड़ो, सिर्फ हम दोनों ही चलते हैं। तब यूजिन कहता है, लेकिन अब तक हम लोग अडल्ट नहीं हुए और डिमोनिक बीस्ट को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तब उनमें से एक लड़का कहता है, लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम ये सब खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम किसी की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तब यूजिन कहता है, क्या सच में, तो ये रिक्वेस्ट किसने किया है। तब वो लड़का कहता है, बच्चे बाहर आओ और इसे सब कुछ समझाओ। तब पेड़ के पीछे से एक छोटा बच्चा निकल कर आता है और कहने लगता है, मेरे विलेज में सभी लोगों को डिमोनिक बीस्ट ने बंदी बना लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तब यूजिन कहता है, क्या तुम ठीक हो और तुम किस विलेज से हो, इन दोनों को नजरअंदाज करो, मैं अभी एडल्ट्स को बताता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, देखो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये सब चीजें एडल्ट्स को नहीं बता सकते, नहीं तो हमारी शर्त और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब यूजिन कहता है, वहाँ लोग फंसे हुए हैं और तुम्हें अभी तक उन डिमोनिक बीस्ट की पड़ी है। तब वो लड़का कहता है, ये बच्चा एक बर्बाद हुए गांव से आया है, अगर हमने इसके बारे में एडल्ट्स को बताया तो उन विलेजर्स को या तो मार दिया जाएगा या उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। देखो मुझे नहीं पता ये बच्चा हमसे क्या चाहता है, हालांकि मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन उन डिमोनिक बीस्ट को जिंदा छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, और अगर हम वहाँ से कुछ विलेजर्स को बचा लेते हैं तो ये एक हमारे लिए अच्छा अचीवमेंट होगा। इसके बाद वो लोग उस विलेज में आ जाते हैं जहाँ यूजिन अपनी तलवार को निकालकर एक डिमोनिक बीस्ट के पीछे दौड़ने लगता है और कहता है, वही रुक जाओ। फिर अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी से ये खत्म करके घर वापस जाना है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। इसके शुरुआत में यूजिन उस डेमोनिक बीस्ट का पीछा कर रहा होता है और अपने मैजिक का यूज करके उसे स्लो कर देता है, फिर अपनी तलवार से एक अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद बहुत खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं अपने मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तभी उन लड़कों में से एक कहता है, क्या ये एक मैजिक था, मुझे लगा कि ये एक नॉइज पॉल्यूशन है। तब यूजिन उन दोनों से कहता है, तुम लोगों ने कितने बीस्ट मारे हैं, लेकिन वो देख कर शौक हो जाता है। तब वो दोनों यूजिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, हम दोनों जीत चुके हैं। तब यूजिन गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, लेकिन इनकी तलवारबाजी सच में बहुत अच्छी है, और ये शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने फेलेविया परिवार की टेक्निक सीखी है। इसके बाद वो दोनों यूजिन को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, तुमने सच में अच्छा किया, हमें लगा था कि तुम एक को भी नहीं मार पाओगे। तभी यूजिन के पीछे से वो बच्चा कहता है, आप तो सच में ताकतवर हैं, इन डिमोनिक बीस्ट को अडल्ट भी इतनी आसानी से नहीं मार पाते। तब यूजिन उससे शर्माते हुए कहता है, थैंक यू। इसके बाद उन दोनों लड़कों में से एक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव वाले कहाँ गए होंगे। तब वो छोटा बच्चा कहता है, जब मैं उठा तो सब लोग गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वो दोनों लड़कों में से एक कहता है, इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये किसने किया है, यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा ही है, और हाँ वो बूढ़ा आदमी ने पता नहीं कहाँ से मिला, ये हमें नहीं बताया गया। इसके बाद यूजिन अपने मन में कहता है, ये दोनों भले ही थोड़े रूड हैं लेकिन अपना काम अच्छे से करते हैं। तभी एक लड़का कहता है, हम दोनों आसपास देखने जा रहे हैं, तब तक तुम इन लाशों को जला दो और इस बच्चे का ध्यान रखो। तब यूजिन कहता है, रुको मुझे भी मदद करने दो। तब उनमें से एक कहता है, यहाँ काम पावर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसके बाद यूजिन उन डिमोनिक बीस्ट की लाशों को जलाकर एक घर में चला जाता है जहाँ ग्रैंडपा होते हैं। तब यूजिन उनसे कहता है, होराइजन को नुकसान पहुंचाना पहले से ही एक मुद्दा है, लेकिन जमीन पर हुए नुकसान की वजह से डेमोनिक बीस्ट बाहर आ रहे हैं, और तो और होराइजन में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बैन है। लेकिन ग्रैंडपा आप चिंता मत ना करें, मैं एडल्ट्स को इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये पहले वादा करो कि आप ऐसा दोबारा नहीं करोगे। लेकिन वो बूढ़ा गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने गुस्से को छिपाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग लॉर्ड, जो आप हमारी मदद कर रहे हैं। तब यूजिन अपने मन में कहता है, ये आदमी बहुत अजीब है। इसके बाद उस बूढ़े से पूछता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ
पता है कि गांव वाले कहाँ गए। इसके बाद अपने मन में कहता है यहाँ हमले का कोई निशान नहीं है और विलेज के आसपास केवल वुल्फ बीस्ट ही हैं। अगर उन्होंने विलेजर्स को गायब किया है तो कोई निशान होना चाहिए। आखिर इस गांव में हो क्या रहा है। लेकिन वो बूढ़ा ये सब सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद हंसते हुए यूजिन से कहता है मुझे जान से मार दे यंग लॉर्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मेरी याददाश्त खराब हो गई है। तब यूजिन कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो लगता है मुझे ये जाकर छानबीन करनी होगी। और वहाँ से जाने लगता है। तब भी वो छोटा बच्चा कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा यंग लॉर्ड। तब यूजिन कहता है नहीं, तुम यहाँ आराम करो, तुम थक चुके होगे। तब वो बूढ़ा कहता है यंग लॉर्ड सही कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए। आप निश्चिंत रहे यंग लॉर्ड, मैं इसे नहला कर बेड पर सुला दूंगा। तब वो बच्चा कहता है नहीं, मुझे ग्रैंडपा के साथ नहीं नहाना। तब हमें बताया जाता है कि इस बच्चे का नाम जिन है और ये एक लड़की है। तब यूजिन भी समझ जाता है और कहता है मुझे रास्ता दिखाने के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए मैं जिन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तब ग्रैंडपा कहते हैं यंग लॉर्ड आपने अपना जीवन आराम से जिया है, लेकिन हम लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, तो आप हमारे लिए अपना जीवन खतरे में ना डालें। लेकिन यूजिन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। बाहर आने पे जिन यूजिन से कहती है आप पूछ रहे हैं कि मुखिया ऐसा व्यवहार कब से कर रहे हैं। आज वो ठीक लग रहे थे, लेकिन एक महीने पहले वो किसी विलेजर्स को पहचान भी नहीं पाते थे और अचानक से अजीब सी ड्राइंग करना शुरू कर दिया। तब विलेजर्स कहते थे कि विलेज चीफ अब बूढ़े हो चुके हैं। तब यूजिन कहता है मुझे उस ड्राइंग को देखना है। तब जिन उसे उन ड्राइंग को दिखाती है, जिसे देखकर यूजिन अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि ये मामला इन सब चीजों से जुड़ा होगा। तब जिन पूछती है क्या आप इस ड्राइंग के बारे में कुछ जानते हो। तब यूजिन कहता है बिल्कुल, फिलेविया के लोग पढ़ने लिखने से पहले इस सिंबल को याद करते हैं। ये सिंबल नेमेसिस का है, अगर वो सब इससे जुड़े हुए हैं तो ये ठीक नहीं है। इसके बाद यूजिन जिन से कहता है क्या यहाँ आसपास कोई गुफा है। तब जिन कहती है हाँ, लेकिन वहाँ जाना मना है। इसके बाद यूजिन उसके साथ उस गुफा में चला जाता है जहाँ दीवारों पर भी वही सिंबल बना होता है और अंदर जाने पर उनको दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अजीब तरीके से बांध कर रखा गया होता है। इसके बारे में हमें बताया जाता है लोगों का अचानक पागल होना और रहस्यमयी तरीके से गायब होना, ऐसी घटनाओं के पीछे आमतौर से कोई गहरी वजह होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है जब पहली मैच लॉर्ड फेलिन तारों से नीचे उतर कर आई तो होराइजन के पुराने उपासकों जो एबेस की पूजा किया करते थे, उन्होंने लॉर्ड फेलिन को धोखेबाज समझा। वे मानते थे कि फेलिन की रचनाओं के पाप को धोने के लिए उसी के बनाए गए जीवों यानी इंसानों की एबेस को बलि देनी चाहिए। तभी जिन उन लोगों की ओर रोते हुए दौड़ने लगती है। तब यूजिन अपने मन में कहता है ये बहुत डरावना है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बुरा है। तभी उसके पीछे से कोई लाल चीज चमकते हुए उसकी ओर आ रही होती है और वो कोई और नहीं वही बूढ़ा होता है और कहता है मैं इस बार बहुत करीब था, लेकिन हर बार फेलिविया के लोग इसमें बार बार टांग क्यों अड़ाते हैं। और वो अपने चेहरे पर लगा मास्क हटा देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वो बूढ़ा एक फायर बॉल बनाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब यूजिन कहता है ये तो एक मेज है और बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है और अपने मन में कहता है इतना पावरफुल मेज यहाँ क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूँगा, इन लोगों को यहाँ छोड़कर भाग भी नहीं सकता और अगर मैं इससे लड़ता हूँ तो भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं। अगर यहाँ फेलिविया फैमिली का कोई एक्सपर्ट तलवारबाज होता तो वो मैजिक को काट सकता था, लेकिन मैं हाल ही में जो बीमार था, मैं अपने भाइयों की तरह तलवारबाज नहीं हूँ और मैं इसकी मैजिक को नहीं काट सकता। ये मेरी ही गलती है, मुझे एडल्ट्स को इसके बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये टाइम इन सब चीजों पर ध्यान देने का नहीं है। तभी जिन चिल्ला कर कहती है डिमोनिक बीस्ट। तब यूजिन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन बीस्ट को मार देता है और अपने मन में कहता है पछताने से कुछ नहीं होगा, मुझे उन लोगों को बचाना होगा, लेकिन मैं उन लोगों को कैसे बचाऊंगा। इसके बाद वो डेमोनिक मेज भी गुस्सा हो जाता है और दोबारा एक फायर बॉल से अटैक करते हुए कहता है मैं एबेस को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। इसके बाद यूजिन अपने मन में कहता है अगर मुझे इन लोगों को बचाना है तो। इसके शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेलिविया की तलवार गहरे अंधेरे को काट सकती है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कई तकनीक बनाई हैं, जिनमें से एक द आई ऑफ फेलिविया है। ये तकनीक फेलिविया के यूनिक ट्रेनिंग मेथड से मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे कई लोग अपने एनिमी के नेक्स्ट मूव को देख लेते हैं और कुछ लोग इस तकनीक से मैजिक स्टिंग को भी देखने का दावा करते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो मैजिक को टक्कर देती है। हालांकि ये तकनीक मैं इतनी आसानी से नहीं सीख सकता क्योंकि मैं बहुत समय से बीमार था, लेकिन अगर मैं इसे एक तक सीमित कर पाऊं तो मैं मैजिक स्टिंग को देख सकता हूं। तभी एक डीमन अटैक कर देता है जिसे यूजिन अपनी तलवार
उसे काटने में सफल हो जाता है। ये देखकर वो डीमन और यूजिन दोनों चौंक जाते हैं। तब यूजिन अपने मन में कहता है, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा, अब मैं स्टिंग को देख सकता हूँ। इसके बाद वो डीमन गुस्से में यूजिन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मैं यहाँ बिना किसी प्लान के आया हूँ। इसके बाद वो अपनी उंगली से एक लेजर बीम से यूजिन पर अटैक करता है, जिसे यूजिन ब्लॉक नहीं कर पाता, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। इसके इम्पैक्ट से यूजिन पीछे गिर जाता है। तब जीन कहती है, यंग लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? यूजिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत तेज है, अगर मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाया तो जरूर मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद वो डीमन एक स्पेल पढ़ता है, जिससे यूजिन भी घबरा जाता है। ये तो मल्टीपल स्पेल कास्ट कर रहा है। इसके बाद वो डीमन अटैक करते हुए कहता है, अब इसे काट कर दिखाओ लड़के। यूजिन भी इसे ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यूजिन को कई सारे अटैक लग जाते हैं। तब यूजिन अपने मन में कहता है, क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? तभी उसे अपने टीचर की बात याद आती है। मैजिक करने के लिए 4 स्टिंग की जरूरत होती है, इसलिए अगर मैंने इसके एक स्टिंग को काट दिया तो ये हार जाएगा। हालांकि ये बेहद मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। इसके बाद एक डीमन हमला करते हुए चिल्लाता है, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन यूजिन तुरंत उसकी ओर झपटता है और मन ही मन सोचता है, हाँ दूसरों की स्ट्रिंग को काटना वाकई कठिन होता है, लेकिन अब मैं अपनी ही स्ट्रिंग को काटूंगा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और वो डीमन थोड़ा पीछे हट जाता है। वो हैरान होकर सोचता है, इस लड़के ने जादू कैसे किया? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसने अपनी ही स्ट्रिंग काटकर मैजिक एक्टिवेट कर लिया। ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद है। इसके बाद वो डीमन नीचे गिर जाता है और सीन गांव पर शिफ्ट होता है, जहां यूजिन ने सभी डीमंस को बांध दिया होता है और घायल ग्रामीणों का इलाज कर रहा होता है। तभी जीन कहती है, यंग लॉर्ड खुद पर इतना दबाव मत डालिए। लेकिन यूजिन जवाब देता है, मैं ठीक हूँ और वो आदमी आखिरी था। ये सुनकर जीन रोते हुए कहती है, लगता है कई ग्रामीण मारे गए। यूजिन मन ही मन सोचता है, हमने कई गांवों की तलाशी ली, लेकिन बहुत से लोग पहले ही मारे जा चुके थे और अब हम यहाँ आराम भी नहीं कर सकते। हमें जल्दी लौटना होगा, वरना और भी दिक्कतें होंगी। फिर जीन पूछती है, यंग लॉर्ड आखिर हमारे गांव के चीफ ने ऐसा क्यों किया? यूजिन जवाब देता है, वो तुम्हारे असली गांव के चीफ नहीं थे, वो एक उपासक था जिसने तुम्हारे गांव के मुखिया का रूप धारण कर लिया था। ये सुनकर जीन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तो इसका मतलब हमारे गांव का असली चीफ भी मर चुका है। यूजिन सोचता है, इन लोगों के लिए मौत कोई अनोखी बात नहीं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसे समझता है। इनकी हालत भी मेरी जैसी ही है, फर्क बस इतना है कि मुझे लॉर्ड फेलिन ने बचा लिया, लेकिन इन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था। फिर जीन पूछती है, ये उपासक आखिर ऐसा क्यों करते हैं? यूजिन कहता है, उनका मानना है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने का यही तरीका है, इसलिए वे उन लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें मदद की जरूरत हो, उनसे मीठी मीठी बातें करके विश्वास जीतते हैं और अंत में उन्हें धोखा देकर उनकी बलि अबिस को देते हैं। तभी वो डीमन फिर बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है कि अबिस का रास्ता बलिदान मांगता है, लेकिन क्या तुम लोगों के लिए जिंदगी की कोई अहमियत है? यूजिन जवाब देता है, हम किसी दुष्ट देवता को लोगों की बलि नहीं चढ़ाते और खुद को झूठी उम्मीद मत दो कि दुनिया की बुराइयां तुम्हारे गुनाहों को सही ठहराएंगी। तब डीमन हंसते हुए कहता है, हराइजन के असली शासक हम हैं, तुम्हें उनकी दया के लिए आभारी होना चाहिए कि वे तुम्हारे खून और प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। तभी वातावरण अचानक लाल हो जाता है और उस डीमन की आंखों से खून बहने लगता है। डीमन कहता है, तुमने अपना जवाब दे दिया है। उसी वक्त वे दोनों लड़के वहाँ आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, अगर तुम वहाँ हो तो जल्दी मदद लेकर आओ। यूजिन तुरंत उनके पास जाकर पूछता है, तुम दोनों को क्या हुआ? उनमें से एक लड़का कहता है, कोई बात नहीं, हम ठीक है, मैं अब भी लड़ सकता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी आसमान में एक अजीब सा छेद बनता है और वहाँ से कई हाथ बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर वे तीनों डर जाते हैं। डीमन हंसते हुए कहता है, अब देखो, खुद फोर्थ एनवोई को अपने भक्तों के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद हमें उस अनोखी शक्ति को दिखाया जाता है जिसके 6 हाथ होते हैं। फिर सीन यूजिन के अंकल पर जाता है, जो यूजिन की फोटो को देख रहे होते हैं और कहते हैं, बहुत देर हो गई है, क्या मुझे अब उससे मिलने जाना चाहिए? और हमें
हमें दिखाया जाता है कि उनके शरीर पर कई सारे घावों के निशान होते हैं। यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसके शुरुआत में दिखाया जाता है कि यूजिन उन्हें देख रहा होता है। तभी वह उन दोनों लड़कों से कहता है, क्या तुम लोग गांव वालों को बचा पाओगे जब तक मैं इसे रोक कर रखूं? तब उनमें से एक लड़का कहता है, तुम्हें भी चोट लगी है, क्या तुम इसे रोक पाओगे? तब यूजिन कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उस लड़के की साइड से एक डेमन चिल्लाता है। उसे देखकर वो लड़का अपने मन में सोचता है, ये तो अभी इसका उपासक है। इसके बाद वो यूजिन की तरफ देखकर कहता है, जब हम यहाँ नहीं थे तब ये लोगों को इस डेमन से बचा रहा था। इसके बाद वह अपनी तलवार लेकर सामने जाता है और यूजिन से कहता है, तुम बहादुर हो लेकिन बेवकूफ मत बनो, मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाकर गांव वालों को बचाओ। यूजिन कहता है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें चोट लगी है। तब वो लड़का कहता है, मेरे पैरों को देखो, मैं इनके साथ किसी को नहीं बचा सकता और टेंशन मत लो, मैं यहाँ मरने की योजना नहीं बना रहा। जाओ, लोगों को बचाओ और फैमिली को इन्फॉर्म करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। और तुमने अपना काम कर दिया है, अब मैं इसे देख लूंगा। वैसे भी तुम मेरी वजह से ही यहाँ फंसे हो। ये सुनकर यूजिन के साथी भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो डेमन कर कहता है, तुम सब यही मरोगे। और फोर्थ एनवॉय से कहता है, हे महान एबिस के दूत, इनकी बलि ले लो और अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। ये सुनकर वो लड़का उसकी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है, इसका मतलब ये चीज अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके सामने कोई इंसान टिक सके। तब यूजिन कहता है, चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। तभी वो लड़का कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? तब यूजिन हंसते हुए कहता है, ये बेवकूफी है, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे ज्यादा समय तक रोक पाएंगे। वैसे भी अब तक एडल्ट को ये पता चल चुका होगा, वो यहाँ आने ही वाले होंगे। तब वो लड़का कहता है, ये बात सही है, लेकिन इस चीज के सामने हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यूजिन कहता है, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर विश्वास करो। तब वो लड़का कहता है, आई ऑफ फेलेविया, तुम्हें ये कब मिला? लेकिन यूजिन इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में सोचता है, मुझे पहले से ही चोट लगी है, इसलिए मैं हमले से बचाव पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तभी फोर्थ एनवॉय एक अटैक करता है, जिसे देखकर यूजिन बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जमीन फट जाती है और यूजिन और वे दोनों लड़के हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद यूजिन जमीन पर गिरता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर जमीन पर पड़ा हुआ यूजिन कहता है, इम्पॉसिबल, सिर्फ एक पंच से मैं हार नहीं सकता। ये देखकर वो डेमन खुश हो जाता है और कहता है, तुमने हमारे विश्वास को झूठा कहा था, लेकिन अब देखो तुम्हारी क्या हालत है। इसके बाद यूजिन अपने मन में सोचता है, अगर मेरा भाई यहाँ होता तो कम से कम कुछ लोग बच जाते। इसके बाद फोर्थ एनवॉय एक और अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर वो डेमन भी चौंकता है और कहता है, ये मैजिक यहाँ सब कुछ खत्म कर देगा। तब यूजिन उठने लगता है, जिसे देखकर वो डेमन कहता है, ये लड़का उठ कैसे रहा है? फिर यूजिन कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक सबको बचाऊंगा। तभी फोर्थ एनवॉय हमला कर देता है, जिसे यूजिन अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक के प्रेशर से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और उसकी तलवार भी पिघल जाती है। तब वो छोटा डेमन कहता है, जब चारों तरफ मैजिक पावर बढ़ गई तो इस लड़के ने स्ट्रिंग को देख लिया और उन्हें काट दिया। इसके बाद यूजिन अपनी तलवार को देखता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो छोटा डेमन कहता है, वे तारे इस छोटे लड़के को देख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है फोर्थ एनवॉय बहुत जल्दी आ गए, जबकि मैंने ज्यादा बलि भी नहीं दी। और आते ही इसने बलि नहीं ली, बल्कि इस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरी ये लड़का कौन है जो इतनी बड़ी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? लेकिन जो भी हो, मैं इसे अब मार दूंगा। और वो यूजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यूजिन के अंकल पीछे से आ जाते हैं और डेमन का सिर काट देते हैं। फिर कहते हैं, ये मेरा प्यारा भतीजा है, मैं इसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। इसके कुछ टाइम बाद यूजिन को होश आ जाता है। तब उसके अंकल कहते हैं, तुम उठ गए? तब यूजिन कहता है, मैं कहाँ हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल एडियर? तब उसके अंकल कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत देर हो गई थी और अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया। तब यूजिन चिल्लाकर कहता है, अंकल हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ एबिस का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तब उसके अंकल कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे फोर्थ एनवॉय की लाश पड़ी हुई होती है। ये देखकर यूजिन भी चौंक जाता है और कहता है, अंकल ये सब कैसे हुआ? तब उसके अंकल कहते हैं, फिलहाल हम घर चलकर बात करते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।